अच्छा जी। सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लिया था। हमारा लिटमस हो गया था, फिनोल्फथालीन हो गया था, और जो है मिथाइल ऑरेंज हो गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपके पास बेसिक एसिड बेस वाले इंडिकेटर्स हैं जिनको हम प्रेफर करेंगे टाइट्रेशन के अंदर। व्हाट डू आई मतलब टाइट्रेशन ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है जो हम लोग अभी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे होपफुली। सो हम इसको ना बेसिकली प्रेफर करेंगे टाइट्रेशन के अंदर। और इनका जो मेजर सीन होगा ना वो इस तरह होगा कि हम इनको प्रेफर तब करेंगे जब मुझे ये पता करना होगा, लाइक जो नॉर्मल इंडिकेटर्स है मैं इनको तब प्रेफर करूंगा जब मुझे सिर्फ ये पता करना होगा कि वेदर आपका ये जो कंपाउंड है वो मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर का है या एल्कलाइन इन नेचर का है। ठीक है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ तब प्रेफर करेंगे जब हमें ये पता करना होगा कि वेदर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या आपके पास सॉल्यूशन अल्कलाइन है। हाउ एवर अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ यूनिवर्सल इंडिकेटर, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसको तब प्रेफर करेंगे जब आपको एग्जामिनर बोलेगा कि मुझे एग्जैक्ट पीएच मालूम करनी है, राइट। मैंने आपको पूरा केस बताया था कि पीएच पेपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है और यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन है, हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करेंगी। ठीक है, तो बराह मेहरबानी किसी को अगर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भूल गया है तो आप लोग जो है ना लाजमी जो है ना क्या नाम है, अगर आप लोग को ये थोड़ा सा क्वेश्चन भूल चुका है ना तो आप लोग काइंडली इसका एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह आज रात को सब A to Z रिकॉर्डिंग्स नोट्स हर चीज़ अपलोड हो जाएगी। ठीक है। सेकेंडली अगर हम जल्दी से आते हैं बेसिस के ऊपर, भला हमने बेसिस पूरा यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट ही कर लिया था, मुझे बस आप लोग को एक ये रिएक्शन कराना है और ये यूजेस की थोड़ी सी बात बताई थी, फिर हम जल्दी से ऑक्साइड्स पे आएंगे। बेस का एक छोटा सा रिएक्शन इसको देख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि आप एल्कली का रिएक्शन कराते हैं विद वन मेटल सॉल्ट टू गिव अनदर मेटल सॉल्ट। मतलब कि आप बेसिकली क्या करेंगे, यू गोना रिएक्ट एन एल्कली, आप एक एल्कली को रिएक्ट कराओगे विद वन मेटल सॉल्ट, और उसके बाद आपके पास क्या होगा कि दूसरा मेटल सॉल्ट बनेगा और एक और दूसरा एल्कली बन जाएगा। इस बात को समझेंगे तो इंशाल्लाह बात बहुत क्लियर हो जाएगी। देखें यहाँ पे आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे ना विद मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मेरी बात समझें, ये आपके पास सोडियम का एल्कली है, मैग्नीशियम का सॉल्ट है, राइट। यहाँ पे क्या है बेटा, सोडियम का एल्कलाई है और मैग्नीशियम का सॉल्ट है। तो जैसे इनका रिएक्शन होगा अब आपके पास सोडियम का सॉल्ट आ जाएगा, मैग्नीशियम का एल्कलाई आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ देखें, सोडियम का एल्कलाई, मैग्नीशियम का सॉल्ट। जैसे आपने इनको रिएक्ट करा तो आपने सोडियम का सॉल्ट बना दिया, मैग्नीशियम का एल्कली बना दिया। लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था एंड ये एक एल्कली है, मुझे कैसे पता, बिकॉज इसमें हाइड्रोक्साइड आइन है, राइट। तो ये सोडियम का एल्कला है, मैग्नीशियम का सॉल्ट है, आपने जैसे इनका रिएक्शन कराया अब आपके पास सोडियम का सॉल्ट और मैग्नीशियम का एल्कली आ गया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ द रिएक्शंस। यही सारा हमारे पास केस होगा और इसको देख लेंगे, बहुत आसान है। ये आपके पास तीन एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों में से मुझे कोई एक एग्जाम्पल बताएं जो मैं भी कराऊं, बाकी दो आप लोग करेंगे। जल्दी से बताएं कोई भी एक एग्जाम्पल। जी गाइस, कौन सी मैं एग्जाम्पल कराऊं, हमजा सर आप बताएं। सेकंड वाली करवा लें। सर सेकंड वाली करा दें। बस बेहतरीन हो गया, सेकंड वाली कर लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड वाली। अब मेरी बात सुने सब बच्चे, रिलैक्स होकर मेरी बात सुने। देखो बेटा मैग्नीशियम का अल्कली है, जहाँ हाइड्रोक्साइड आइन लगा हुआ है ना मतलब ये अल्कली है। मैग्नीशियम का अल्कली है, कैल्शियम का सॉल्ट है, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड बना दूंगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना दूंगा। यहाँ देखें, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। आपने क्या करना है बेटे, इसको जरा ऐसे हम लोग पहले करेंगे रिमूव, इरेज करेंगे, इसको पिक करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे। ये आपके पास होमवर्क का बार पूरा आ गया, बेहतरीन। हमजा आपको आवाज आ रही है? जी सर। हमजा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे अपलोड कर देंगे जल्दी से मैं होमवर्क कर का। देता मैं कर जल्दी जल्दी देता जल्दी, डन। जी जी सर। ओके हो गया। सो अब ना हम जल्दी से इस पे आते हैं, यहाँ देखें बहुत आसान केस है। मैग्नीशियम का एल्कली है बेटा और आपके पास उसका सॉल्ट है ना, क्लोरीन कैल्शियम का सॉल्ट है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप आओ यहाँ पे, लो मैग्नीशियम को। आपके पास देखो बेटा मैग्नीशियम जो है ना वो हमेशा ये बात याद रखिएगा, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है ना बेटे, तो मैग्नीशियम हमेशा आपके पास क्या होगा, Mg2+ होगा। मतलब कि यहाँ पे आपके पास ना Mg2+ होगा और ये आपके पास OH- होगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें इट्स गोना बी कैल्शियम 2+। सर मैं कैल्शियम का 2+ क्यों ले रहा हूँ, द ओनली रीजन इज दैट बिकॉज कैल्शियम ग्रुप 2 का सॉल्ट है, ग्रुप 2 का मेटल है, तो बेटा उसका चार्ज 2 होगा और ये आपके पास Cl1- आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का आपके पास हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का आपके पास क्लोराइड है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नीशियम को पिक करेंगे, यहाँ से क्लोराइड को पिक करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर से यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये मेरे पास आ गया Mg2+, Cl1-। अब आप देखो ये आपने लिखा मैग्नीशियम, ये आपने लिखा क्लोरीन, ये 1 बेटा इधर आ गया, ये 2 बेटा इधर आ गया। ठीक है, ये 1 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, ये आपके पास क्या हो गया, MgCl2 हो गया। ठीक है,
अल्लाह अल्लाह खैर, चला आगे चलते हैं। और दूसरे केस में क्या होगा कि मैं अगर ना इनको इस तरह मार्क भी कर दूं ना, कि आप क्या करो, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दो, और इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दो। ठीक है, तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब आपने मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया बेटा। अब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, वही बहुत आसान है। यहाँ आपने लिखा है कैल्शियम 2+, हाइड्रोक्साइड OH1- होता है। अल्लाह अल्लाह खैर सला, कैल्शियम इधर आ गया, OH इधर आ गया। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये 2 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, ये उल्टा सेटअप होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम का 2 जब आपके पास हाइड्रोक्साइड के नीचे आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड का 1 कैल्शियम के नीचे आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सला, ये आपके पास पूरा केस आ गया। ठीक है, दिस इज योर होल रिएक्शन, जहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, और मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं बैलेंसिंग के बारे में। तो देखो मैग्नीशियम भी देखो प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है बेटा, और से देखें, और रिएक्टेंट साइड पे भी 1 है, तो इसको तो छेड़ने की बिल्कुल नीड नहीं है। कैल्शियम देखें तो प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, रिएक्टेंट साइड पे भी 1 है, इसको भी छेड़ने की नीड नहीं है। क्लोरीन भी बेटा यहाँ पे भी 2 है, देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने बेटा, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, उसको भी छेड़ने की नीड नहीं है। और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अल्लाह अल्लाह खैसला, सब कुछ बराबर ही है, तो हमें किसी को कुछ खास छेड़ने की बिल्कुल भी कोई नीड है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो दिस इज द होल केस। ठीक है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मिंग, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मुझे बताएं सब बच्चों को ये बात क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? गाइस गॉट इट? आगे चलो। यस सर। ओके, सो इंशाल्लाह आई होप सिर्फ जवेरिया को क्लियर है बेटा, बाकी सबको क्लियर नहीं है? हमजा को क्लियर है? बाकी बच्चे बताएं, दूसरे हमजा, इनाया गॉट इट बेटा? ये इक्वेशन लिखनी आ गई सबको? मुनीर गॉट इट, यस रमेसा, सर। जवेरिया? ओके ओके ओके। ये वाले 2 होमवर्क हैं बेटा, ये लाजमी करने हैं सबने, प्लीज बेटा कोई ऐसा ना करे, होमवर्क कोई भी ना छोड़े। ठीक है सर। क्लास। जी जी जी। सर अगर यहाँ पे वो मैग्नीशियम की जगह कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होता तो हम फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमिन करते हैं कि हमने 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव यूज करना है? अब देखो, अगर यहाँ पे ना एग्जामिनर जो है ना आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांस एलिमेंट की तरफ लेके ही नहीं जाएगा, लेकिन लेकिन एग्जामिनर आपके साथ प्ले अराउंड करेगा विद कॉपर, विद आयरन, या फिर कुछ कॉमन ट्रांस एलिमेंट्स। जैसे कि अगर एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल आ सकती थी आपके पास। अब जरा मुझे आप बताना, हमजा आप ही बताओ, कि एक है आपके पास FeCl2, और एक है FeCl3। अब मुझे जरा देख के बताओ, इसमें ऊपर वाले के अंदर आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और नीचे दूसरे वाले में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्या पहले आप बता वाले सकते में हैं? पहले वाले में +2 होगा और दूसरे वाले में +3। तो आपने डिटरमिन तो माशाल्लाह कर लिया, राइट? इजंट इट? वो कभी कभार सर वो इंग्लिश भी जो ऊपर एमसीक्यूज में वो दे देता है तो वो फिर ये फॉर्मूला नहीं ना लिख के देता। तो इस पता है वो कैसे लिख के देगा? वो इसको लिख के देगा आयरन 2 क्लोराइड फॉर श्योर, और इसको ऐसे लिख के देगा आयरन 3 क्लोराइड। जब भी वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट देंगे ना बेटा, तो वो उसके साथ साथ ना उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसको रोमन नंबर के अंदर लिख के देंगे। तो फिर आपके लिए वो ना डिटरमिन करना आसान हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल केस नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ रहे हो? जी सर, थैंक यू। ओके जी, अभी हम यूजेस पे आते हैं। देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बेसिस वाला पूरा चंक हो गया, एसिड वाला भी पूरा चंक हो गया। यूजेस की बात करते हैं तो हम यूजेस में कहेंगे कि देखिए आपके पास ना मैग्नीशियम ऑक्साइड एक एंटीसेक्ट होता है फॉर मेडिसिन के अंदर, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के अंदर, जो हमारे पास लाल वाले ब्रिक्स होते हैं, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम सोप प्रिपरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अभी O लेवल्स के अंदर तो नहीं, ए टू के अंदर ना एक रिएक्शन आता है सोप फॉर्मेशन का, तो अगेन वो भी काफी अच्छा पार्ट है। एस्टर्स बेसिकली इसके साथ हम लोग रिएक्ट करा के इसकी फॉर्मेशन कराते हैं। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस दी एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब ये एसिडिटी ऑफ सॉइल और NPK फर्टिलाइजर वाला जो चंक है ना बेटा, अब मेरी बात समझे, जब आप लोग पासिपर्स कहते होंगे ना, तो आप लोग को NPK फर्टिलाइजर्स और एसिडिटी ऑफ द सॉइल वाला चंक नजर आएगा। तो इनिशियली बैक इन द टाइम हमारे पास ये चंक जो था ना सिलेबस का बहुत ज्यादा पार्ट था, अब ये चंक बहुत रिड्यूस हो चुका है। ठीक है जी, तो अब हमें इतनी खास टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों को फिर भी बताऊंगा कि इसमें से कौन सा पार्ट करना है, कौन सा पार्ट नहीं करना, बट फॉर द टाइम बिंग आप बस ये समझें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस्तेमाल करेंगे टू रिड्यूस दी एसिडिटी ऑफ द सॉइल। आपके पास बेटा एसिड रेन होती है ना, तो जो सॉइल है, जो आपके पास सॉइल है उसका pH हाई हो जाता है, pH लो हो जाता है, मतलब उसका एसिडिक pH हो जाता है। तो फिर मैं वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दूंगा, तो pH दोबारा मेरे पास न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगेन एक इसका ये यूज है। फिर अमोनिया को हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक फर्टिलाइजर्स।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक चंक होता है, ये एनपीके फर्टिलाइजर और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली बात, ये मैं इंशाल्लाह आप लोग को लाजमी थोड़ा सा लाइक अगेन, अब ये इतना ज़्यादा डिटेल में सिलेबस का पार्ट नहीं, तो जितना ऐसा पार्ट है ना वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को सॉल्ट के एंड पे इंशाल्लाह ये वाला पार्ट भी कराऊंगा फॉर श्योर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरे एसिड्स के यूजेस हैं। एसिड्स के यूज क्या है कि हम इनको डिटर्जेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कार बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रस्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इथेनोइक एसिड को यूज करते हैं विनेगर बेसिकली विनेगर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवर एनहांसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स देखो जो हमारे पास विनेगर होता है ना सिरका, उसको हम जो है ना उसके अगेन आप उसको ना खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हो राइट। तो अगेन ये आपके पास कुछ यूजेस हैं ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। ठीक है। अब सवाल एक ये होता है कि सर क्या हमें सारे याद करने हैं? तो बेटा सारे याद तो नहीं करने, लेकिन एटलीस्ट इसको 4 5 6 दफा पढ़ लेना। मतलब जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद ऐसा होगा कि आपको ये तकरीबन याद नहीं करने पड़ेंगे। एग्जाम में अगर आएगा तो 2 4 ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे, तो कोई इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मुझे बताएं सबको एक बात क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? Yes, sir. Yes. राइट, ओके जी, ग्रेट ग्रेट। अब हम आते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का चंक जो है ना बहुत छोटा है बेटा, शुरू होते ही खत्म है। हम ये कहते हैं कि देखिए ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स दैट हैव एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम व्हिच इज बॉन्डेड टू एनी अदर एटम। ऑक्साइड्स बेसिकली एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक ऑक्सीजन एटम होगा और वो ऑक्सीजन एटम ने किसी और एटम के साथ बॉन्ड हुआ होगा। दे आर कंपाउंड्स दैट हैव एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम व्हिच इज बॉन्डेड टू एनी अदर एटम। मतलब कि देखो आपके पास ना हर वो कंपाउंड जिसके अंदर एक ऑक्सीजन, मिनिमम एक ऑक्सीजन हो, एक से बेटा ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो 100 हो 2,000 हो 2 लाख हो, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम एक ऑक्सीजन एटम हो और उस ऑक्सीजन एटम के साथ कुछ और लगा हुआ हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। हम कहते हैं कि वी क्लासिफाई ऑक्साइड्स बेस्ड ऑन देयर एसिड बेस्ड बिहेवियर या एसिड बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कहते हैं कि ना हम ऑक्साइड्स को बेसिकली इस तरह क्लासिफाई करेंगे कि कुछ ऑक्साइड्स आपके पास एसिडिक in नेचर होंगी, कुछ बेसिक in नेचर होंगी। ठीक है जी। तो अगेन आप लोग को ऑक्साइड्स को इस तरीके से क्लासिफाई करना होगा। सबसे पहली बात, ऑक्साइड कौन होते हैं? एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एटलीस्ट एक ऑक्सीजन हो, कम से कम एक ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन और उसके साथ कुछ भी हो, और कम से कम एक ऑक्सीजन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कितने भी ऑक्सीजन जो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो 2 हो 4 हो 10 हो। और दूसरा, हम ऑक्साइड्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर एसिड बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऑक्साइड जो है ना एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक की होती हैं, कुछ की प्रॉपर्टीज बेस की तरह की होती हैं। ठीक है, तो हम उनको इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास लेकर आऊंगा कॉन्सेप्ट एसिडिक ऑक्साइड्स का। मेरी बात याद रखिएगा बेटा, आपके पास 90% नॉन मेटालिक, 90 भी नहीं 95% जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना बेटा, वो सारे आपके पास क्या होती हैं? एसिडिक ऑक्साइड होती हैं। 90% लगा लो, बिकॉज उस 90% में से ना कुछ 2 3% आपके पास एक्सेप्शन है, और बाकी जो चंग बचता है ना वो न्यूट्रल की तरफ चले जाता है। ठीक है, बाकी जो चंग बचता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड की तरफ जाता है, वरना आपके पास एक मेजॉरिटी ट्रेंड है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक ऑक्साइड्स। और हमें कैसे पता चलता है कि सर ये ऑक्साइड एसिडिक है? कैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। हम इन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को बेटा जैसे ही डिसॉल्व करेंगे ना पानी के अंदर, तो ये एसिड्स फॉर्म करेंगी। जब भी मैं इन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे? एसिड फॉर्म करेंगे। क्योंकि मेरे पास एसिड फॉर्म हो रहा होगा ना, तो मैं बोलूंगा चलो भाई, क्योंकि एसिड फॉर्म हो गया पानी में डिसॉल्व करने के बाद, इसका मतलब क्या है कि ये एसिडिक ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है ये क्या है बेटा? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है जी, मैंने आपको क्या बताया कि 90% नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेटे क्या होंगी? एसिडिक इन नेचर होंगी। और मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसको पानी में डिसॉल्व करूंगा। जैसे ही मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो वो एसिड फॉर्म करेंगी, और जैसे ही वो एसिड फॉर्म करेंगी तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये जो ऑक्साइड्स हैं ये नॉन मेटालिक इन नेचर है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल से बात बताऊंगा तो ये बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। तो बेटा एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है कि दे विल रिएक्ट विद बेस और अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि आपके पास जो ये वाले एसिडिक ऑक्साइड है ना, ये बेस या फिर अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि ये क्या प्रोड्यूस कर सकें? सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस कर सकें। दे विल रिएक्ट विद बेस और अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि देखो बेटा ये एसिडिक ऑक्साइड है ना, तो ये बेस और अल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। जहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड है। आपके पास ना ये सारी जो है ना एसिडिक ऑक्साइड है। सिलिकॉन ऑक्साइड आपके पास एक छोटी सी एक्सेप्शन है, इसकी मैं बात आपको भी एंड में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखें, ये सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, इसमें एक सल्फर है 2 ऑक्सीजन है, तभी मैं क्या कह रहा हूँ? सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे ही बेटा आप सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ऐड करोगे तो यू गोना फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। इसे हम कहते हैं H2SO3। बेटा इसको आंखें खोल खोल के देखें, जैसे सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। यहाँ पे जो हमें आइन मिल रहा है वो बेसिकली सल्फाइट आइन है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने आइन ड्रॉ करा हुआ है बेटा, इसको हम कहते हैं सल्फाइट आइन। जरा रुकिएगा। हाँ जी, SO3 2 माइनस।
इसको हम कहते हैं बेटा सल्फाइड आइन। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है बेटा, SO3 माइनस सल्फाइड आइन है। और यहाँ पे आप देखें आपने सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ऐड करा तो उसने क्या करा, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म प्रोड्यूस करा। तो क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा एसिड प्रोड्यूस हो गया तो इसका क्या मतलब है कि ये मेरे पास कौन सी ऑक्साइड हो गई बेटा, एसिडिक ऑक्साइड हो गई। कौन सी ऑक्साइड हो गई, एसिडिक ऑक्साइड हो गई। अब क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड थी तो फिर मैंने इसको एल्किली मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि एक एल्किली के साथ रिएक्ट करा और इसने सोडियम सल्फाइड प्लस H2O प्रोड्यूस किया। ठीक है जी, तो आपके पास ये एक पूरा केस होगा। यहाँ ना एक पेज को इंपोर्ट करते हैं ताकि इस काम को थोड़ा सा ना तरीकेकार से बताया जा सके। थोड़ा ही ना ये कुछ पुछ हुआ है और कुछ पुछ ना हो और हमारे लिए थोड़ा सा ज़िंदगी आसान हो जाए तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे। ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि दे बेसिकली डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ये एसिड या अल्कली के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ये मैंने पहली एग्जांपल लिखी हुई है। अब सवाल ये है कि मैं देखो इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इसको अलग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बेटा ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लाही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पर थोड़ा सा टाइम दे, मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी कंजेस्टेड होकर लिखी हुई थी ना, इसको आप देख लें। हमने क्या करा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने पकड़ा और मैंने पानी के साथ डिजोल्व किया तो मैंने क्या प्रोड्यूस किया, सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। इस सल्फ्यूरस एसिड में मुझे SO3 माइनस जो है ना आइन नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस करा है ना तो फिर मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे देखिएगा, नाउ इस सल्फर डाइऑक्साइड को मैं रिएक्ट कर दूंगा विद NaOH और अब मैं यहाँ प्रोड्यूस कर दूंगा सोडियम सल्फाइड Na2SO3। अगेन यहाँ पे बेटा आपके पास जो Na था ना वो 1+ वाला है, Na आपके पास 1+ है और सल्फाइड एंड SO3 माइनस है ना। तो अगेन ये इसको इस तरीके से ड्रॉ हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। आपके पास यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा H2O। ठीक है, तो अगेन ये आपके पास एक रिएक्शन आ गया। फिर अगर आप दूसरे केस में देखें तो दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड की है, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड की है। इसको भी देखने जरा, दिस इज योर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। देखें बेटा, जैसे ही आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट कराया, यहाँ पे आपके पास सल्फेट आइन है। मेरी बात समझिएगा, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड जब आप इसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे यू गोना फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपके पास जो आइन आएगा इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस, SO4 माइनस सल्फाइड आइन। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली सल्फेट कहलाएगा, वो सल्फाइड आइन कहला रहा था। ठीक है जी, दिस इज योर, ये जो ऊपर वाला है बेटा दिस इज सल्फाइड आइन, दिस इज सल्फेट आइन। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये बेसिकली सल्फाइड होता है आयन एंड दिस इज सल्फेट आयन। ठीक है, एंड इसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लें। आपने क्या किया, क्योंकि देखो आपने जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व किया ना तो आपको क्या अंदाजा हुआ कि देखिए सर वो जैसे ही हमने उसको पानी के अंदर डिजोल्व किया है तो क्या हुआ है आपके पास, हाँ जी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व किया तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बना था। तो आपने बोला सर ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे बेटा, गाइस मेरी स्क्रीन स्टक है क्या, मतलब स्क्रीन स्टक है क्या, आप लोग कुछ नजर नहीं आ रहा क्या। नहीं नहीं सर ठीक है। हमजा आई बिलीव आपके साथ इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया होगा, नेवर माइंड, अब जरा देख लें। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को जैसे ही मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने उसको पानी में डिजोल्व किया था ना सल्फर ट्राइऑक्साइड को, एंड आई गॉट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा एंड नाउ आई एम गोना फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है जी, अगर आप ऊपर वाले केस में देखो तो मेरे पास ऊपर वाले केस में सोडियम सल्फाइड बन रहा था। मैं अगर इसका नाम लिखूँ ना तो ये दिस वॉज सोडियम सल्फाइड एंड दिस वन इज सोडियम सल्फेट।
तो अगेन ये दोनों आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड खुद भी आपके पास एक एसिडिक ऑक्साइड है। एंड इसके केस में क्या होगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करोगे, यू गोना फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो आप आगे ना कार्बन डाइऑक्साइड को भी फर्दर रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल है, और एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ सोडियम सॉरी सिलिकॉन और डाइऑक्साइड, जिसको हम सिलिकेट भी कहते हैं। अब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ना, बेसिकली ये आपके पास ना इनसॉल्युबल ऑक्साइड है। आपके पास देखो बेटा, जो ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड है ना, वो सॉल्युबल है। बिकॉज देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा ये ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप उसको पानी में डिजोल्व करोगे, जब वो एसिड फॉर्म करेगा तभी तो पता चलेगा, राइट। तो जब वो आप उसको पानी में डिजोल्व करेंगे और वो एसिड फॉर्म करेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है कि नहीं है, राइट। तो अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, लेकिन अगर मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ ना, तो ये ऑक्साइड बेटा इनसॉल्युबल इन नेचर है। ये क्या है? इनसॉल्युबल इन नेचर है। तो जब आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो आपके पास बेसिकली सोडियम सिलिकाइट एंड H2O प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मेरी बात समझे, सीन ऐसा है कि देखिए, अगर आप नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करते हैं ना, जितने भी आपके पास एसिडिक ऑक्साइड थे, ये सारे सॉल्युबल इन नेचर थे। तो आप क्या कर रहे थे, इनको पानी में डिसॉल्व कर रहे थे, ये एसिड फॉर्म कर रहे थे, फिर आपको पता चल रहा था कि हाँ भाई ये एसिडिक ऑक्साइड है। हाउ एवर इन द केस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये तो पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो इसके केस में आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ऑक्साइड एसिडिक है या नहीं, हम इसको एक एल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो आपके पास ये बेटा सॉल्ट बन जाएगा और साथ वाटर। तो आप कहेंगे कि देखें सर, यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इसका मतलब क्या है कि दिस इज ऑल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ये इनसॉल्युबल इन नेचर है। ठीक है जी, जरा प्लीज इसको इन सारे रिएक्शन को देख लें। अब यहाँ पे ना इस रिएक्शन को देख के थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कौन सा एक आइन हमारे पास नया आ गया, SiO3-। तो बेटा अगेन, मैंने आपको जैसे बताया कि ये कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स पॉलीटॉमिक आइंस आएंगे ही आएंगे, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा आपके पास यहाँ एक Na1+ है। मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपके पास एक Na1+ है इस केस में, और साथ साथ SiO3 2- आइन। ठीक है, प्लीज इन सारे रिएक्शन को देखें, मुझे बताएं सब बच्चों को क्लियर है, बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके जी, क्लियर है। अच्छा देखें, दिस वॉज जी जी बेटा, मैं नाम वही बता रहा हूँ। देखो, दिस इज सोडियम सल्फाइड, दिस इज सोडियम सल्फेट, एंड इसको हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट। ये आपके पास जो है ना सिलिकेट आयन कहलाता है। ये जो आयन है ना बेटा, ये कहलाता है सिलिकेट आयन, सिलिकेट आयन। तो अगेन इस वाले जो सॉल्ट होगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, और ऊपर वाले का नाम सोडियम सल्फाइड, और इसका नाम सोडियम सल्फेट। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स की। आई होप आप सब बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी से आते हैं हम बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो देखो बेटा, बेसिक ऑक्साइड्स तो माशाल्लाह हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। बेसिक ऑक्साइड हमारे पास वो कौन सी ऑक्साइड होती हैं सर? तमाम मेटालिक ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं कि दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होती हैं सर? बेसिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मतलब मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, हम कहते हैं कि देखें बेसिक ऑक्साइड आर मेटालिक ऑक्साइड्स एंड यूजुअली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बेटा, ये क्या होती है? यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं, और इनमें से ना बहुत थोड़ी ऑक्साइड ऐसी होती है जो कि सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि आपका ऑक्साइड O2- आयन कन्वर्ट होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, और जब वो हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उनको एक स्पेशल नेम देते हैं, और वो स्पेशल नेम क्या होता है? एल्किली कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एल्किली। मतलब कि मेटालिक ऑक्साइड यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, a few oxides are soluble which dissolves to form alkalis। इनमें से बहुत थोड़े से जो है ना आपके पास क्या होता है? सॉल्युबल इन नेचर होते हैं, जो कि पानी में डिजोल्व होने के बाद क्या फॉर्म करेंगे? एल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। हम ये कहते हैं कि दे विल रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मतलब अगेन बेसिक ऑक्साइड हमें पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तमाम मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, और उनमें से जो आपके पास ना ये ज्यादातर जो है ना, व्हाट डू यू से, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जो थोड़े से बिल्कुल सॉल्युबल होते हैं, वो बेसिकली पानी के अंदर डिजोल्व होकर क्या फॉर्म करेंगे? मतलब एक हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करेंगे। देखिए मैंने ये वाली बात यहाँ पे भी थोड़ी सी लिखी हुई है, इसको देख लें। क्या आपके पास
मेटालिक ऑक्साइड है, इनका जनरल नेम क्या है, बेसिस। इसमें जो सॉल्युबल वाली कैटेगरी है उनके अंदर हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा और उनका स्पेशल नेम क्या हो जाएगा, एल्किली कहलाएगा। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से। इनकी ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने 1 लाख मतलब माशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स करी हैं, इनके रिएक्शंस पढ़े हैं। तो आप लोग को तो इसमें तो कोई मतलब, आप लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स ऑलरेडी करी हुई हैं, राइट। तो इसमें तो कोई इतना खास टेंशन है ही नहीं। मैंने यहाँ पे फिर भी एक रिएक्शन लिखा भाई है, मैं ये लिख ही देता हूँ दोबारा, बल्कि मैंने ऑलरेडी इसके माशाल्लाह बहुत रिएक्शंस करा दिए हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल रिएक्शन है, इसको भी देख लें। तो आई होप सबको जो है ना बेसिक ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि दे आर मेटालिक ऑक्साइड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो इनमें से थोड़े से जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं वो पानी में डिजोल्व होने के बाद एक एल्कली फॉर्म कर देते हैं। ठीक है जी, मुझे बताएं बेसिक ऑक्साइड सबको क्लियर है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला, आगे चलूँ गाइस। Clear है सर। ओके ग्रेट। लास्ट है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लाइक डिफरेंट होता है, इसको जरा जल्दी से समझ लेते हैं। देखो बेटा, आपने अब मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चे ना अपने आप को इस टर्म से फेमिलियर करें। इस टर्म का नाम है एम्फोटेरिक। ये टर्म हमें आगे बहुत जगह मिलेगी, मतलब आगे इंशाल्लाह ए लेवल्स के अंदर भी, आगे पीछे हर जगह बहुत जगह मिलेगी। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर बोथ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज हो। मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और जो कि बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, एक ऐसा कंपाउंड। अच्छा बाय द वे, एंड में ना कोई लीव नहीं करेगा, मैंने अटेंडेंस लेनी है आज से। अब हम आज से हर क्लास की अटेंडेंस लेंगे, 2 छुट्टियां करो, मैं बताऊंगा फिर किसी को। ठीक है, अभी तो थोड़ा आगे पीछे मिस भी हो जाता है, लेकिन अब इंशाल्लाह बिल्कुल मजाक नहीं होगा। नेवर माइंड, कोई क्लास में लीव नहीं करेगा, एंड में मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है, उसके बाद जाएगा। मतलब मैं एक स्क्रीनशॉट ही लूंगा, उसके बाद मैं उस मार्क खुद ही कर लूंगा बाद में। नेवर माइंड, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो आई वाज सेइंग कि एम्फोटेरिक वाले वर्ड से सब बच्चे अपने आप को फेमिलियर करें। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके अंदर बोथ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। मतलब कि बेटा उसके अंदर एसिडिक बिहेवियर भी है, बेसिक बिहेवियर भी है। मतलब कि इन इजी वर्ड्स, अगर आप एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड विल बिहेव लाइक अ बेस, और अगर आप एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो इट विल बिहेव लाइक अ एसिड। ओके जी, तो ये आपके पास थोड़ा सा जो है ना इसका प्रोसेस होता है। जल्दी से इस पार्ट को रीड करें, मैं 1 मिनट में जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हम ये कहते हैं कि देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड्स एंड दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि जो आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, और ये रिएक्ट करेंगे विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सीन क्या है कि व्हेन रिएक्टेड विद एसिड्स इट विल बिहेव लाइक अ बेस, एंड व्हेन रिएक्टेड विद बेस इट विल बिहेव लाइक अ एसिड। अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बिहेव करेगा एज अ बेस, और बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो इट विल बिहेव एज अ एसिड। ठीक है जी, बिहेव लाइक एन एसिड। ओके, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स है, जरा इनको भी कॉपी कर लेते हैं, ऊपर आते हैं जल्दी से। एंड में मैंने आप लोगों से इस वीक की क्लासेस की भी डिस्कशन करनी है और अटेंडेंस भी लेनी है। तो इंशाल्लाह मैं भी ना भूलूंगा तो नहीं, लेकिन अगर मेरे जहन से निकल जाए तो मुझे आप लोग याद करा दिएगा। नेवर माइंड, जल्दी से आते हैं। ये सारी इक्वेशंस बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी थोड़ा घुच पुच के लिखी हुई है, इनको सही करते हैं। सबसे पहले हमारे जिंक ऑक्साइड वाली रिएक्शन के ऊपर जरा इसको देखते हैं। जिंक ऑक्साइड आपके पास वन ऑफ दीज एग्जांपल्स हैं कि हाँ भाई, जिंक ऑक्साइड बेसिकली एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब कि ये एसिड के साथ, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा बेटा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। अगर आप इस केस में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराया है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का आपने रिएक्ट कराया विद एसिड, तो बेटा क्या हुआ, इसने सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करा है, राइट। तो अगेन यहाँ पे आपके पास जब आप जिंक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो इसने सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करा है। दिस इज योर एसिड, दिस इज योर एसिड, दिस इज योर ऑक्साइड। इनका रिएक्शन हुआ और इसने बेटा क्या प्रोड्यूस करा है, देखो, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करा है। इस सॉल्ट को लिखना बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने एसिड का एनाइन और ऑक्साइड का कैटाइन लिया हुआ है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आपके पास यहाँ पे जो है ना आके जुड़ गया और ये पूरा रिएक्शन हो गया, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद HCl, मतलब कि विद एन एसिड। अब जल्दी से ना नीचे आके दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दिस इज द अदर रिएक्शन, इसको जरा देख लें।
यहाँ पे अगर आप देखें तो इस केस में क्या हुआ है कि मैंने जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराया विद एल्कली, तो दिस इज बेसिकली योर ऑक्साइड, और इसको आपने यहाँ पे रिएक्ट कराया विद एन एल्कलाई, एल्कली एल्कलाई वट एवर यू वांट टू से, और यहाँ पे आप प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। आपने क्या प्रोड्यूस किया बेटा? सॉल्ट प्रोड्यूस किया प्लस वाटर प्रोड्यूस किया। तो अगेन यहाँ पे आपके पास ना दोबारा से एक कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आयन वाला सेटअप है, ये ZnO2 आयन है। तो अगेन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कि सर ये कौन सा आयन आ गया हमारे पास, लेकिन एज आई सेट के थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे Na+ आयन, और इसको हम ZnO2 आयन कहते हैं। ठीक है जी, इन दोनों रिएक्शन को देखें, मुझे बताया सबको बात समझ आ रही है? गाइस Yes, गॉट इट? sir. यस सर। Yes, sir. ओके, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, यहाँ अल्कली के साथ रिएक्शन हुआ, दोनों केस में सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करा है इसने। ठीक है जी, और अगेन अगर मैं आपको नाम बताऊं ना तो इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम जिंकाइट। जिंकाइट भी नहीं, जिंकेट होता है, CATE होता है, जिंकेट। और ये जो आपके पास आइन आपको नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये जो आपको आइन नजर आ रहा है बेटा, इस आइन को हम कहते हैं जिंकेट आइन। तो अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आयन है बेटा, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, आगे चलते हैं जल्दी से, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन ये भी काफ़ी अच्छी और बहुत अच्छी और बेसिक एग्जांपल है, काफ़ी रिपीटेटिव है, काफ़ी आती भी है। अगर यहाँ पे भी आप बेटा गौर करो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने क्या करा है, या कराया है विद एन एसिड। तो यहाँ ज़रा गौर करें, दिस वॉज योर ऑक्साइड जिसको आपने रिएक्ट कराया है। ये ना मुझे ब्लू बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ये वाला ब्लू करूँगा, नेवर माइंड। तो यहाँ पे आपने एक ऑक्साइड को पकड़ा और उसको रिएक्ट करा दिया विद एसिड, और आपने क्या प्रोड्यूस किया है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अगेन आपके पास यहाँ पे AlCl3 बना हुआ है, तो ये तो कोई इतना मुश्किल है नहीं बनाना, ऑलरेडी हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा बनाना आ चुका है, हमने इसकी अच्छे खासे रिएक्शंस पढ़े हैं। आई होप ये सबको ऑलरेडी बनाना आता हो। ठीक है जी, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको ड्रॉ करना सिखा भी देता हूँ, कोई ऐसा मुश्किल है भी नहीं। मतलब यहाँ पे आपने बेसिकली जो है ना इसका एसिड का, यहाँ से आपको एक H+ आयन मिला था बेटे, यहाँ से क्लोराइड आयन मिला था आपको, और यहाँ से आपको बेटा Al3+ आयन मिला है। एल्यूमिनियम 3+ इसलिए होता है बिकॉज वो ग्रुप 3 का पार्ट है, राइट, और O2- है। तो आपने सॉल्ट बनाने के लिए ये कैटाइन पिक करा है बेटे, और ये आपने बेसिकली एनाइन पिक करा है, और अल्लाह अल्लाह खैर से आपके पास ये AlCl3 यहाँ प्रोड्यूस हो गया है। देख लें इस तरह, ये आपके पास Al था बेटा, Al3+, ये Cl1- है, ये रिएक्ट करके AlCl3 बन गया, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ठीक है, तो अगेन ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, और जो दूसरा रिएक्शन है वो भी देख लें। इसके अंदर भी अगर आप गौर करें बेटा, तो दिस इज योर ऑक्साइड, आप इसको रिएक्ट करा रहे हो विद एन एल्कली फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। अगेन यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आयन आ गया है, डिफरेंट वन। यहाँ पे आपको बेटा एक Na मिला है, और आपको यहाँ पे AlO3O2 बेसिकली माइनस मिला है। प्लीज इसको भी देख लें। प्लीज इन तीनों चार एग्जाम्पल्स को देखिए, मुझे बताएं सबको क्लियर है, आगे चलूं। जी सर, क्लियर।
सिर्फ शामिर को क्लियर है, सॉरी सिर्फ हमजा को क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं क्लियर है है? सर, क्लियर है। Clear, sir. शामिर आप Sir, एंड में रुकिएगा। clear. जिन जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया ना वो जरा एंड में रुक के जाए, मुझसे बात करके जाए। इस कंपाउंड का नाम होगा आपके पास, अगर आप देखें ना तो ये जो आइन है, जी जी बेटा ये आइन का नाम ही बता रहा हूँ। ये जो आइन है बेटा, इस आइन का नाम है इस आइन को हम बेटा बेसिकली कहते हैं, ये कहलाता है एल्यूमिनेट आइन। और इस सॉल्ट का नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। और लास्ट आपके पास एक ये रिएक्शन है, इसको जरा देख लें। ये एज इट इज याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला भी बहुत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी नीचे यहाँ पे हुए हुए हैं ना। इसको बेसिकली सोडियम प्लम्बेट कहते हैं। ऑक्साइड का ओ ले आया मैं नीचे, माशाल्लाह। नेवर माइंड। यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड को आप HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, लेड क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब आप लोग को इनके नेम्स माशाल्लाह आने चाहिए। अब हमने पूरा एसिड एसिड ऑक्साइड पढ़ लिया है, राइट। इसका नाम होगा लेड ऑक्साइड, इसका होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लेड क्लोराइड बनेगा बेटा, और ये H2O फॉर्म हो रहा होगा, राइट। हम इसे कहेंगे, यहाँ पे आपके पास अगेन ऑक्साइड प्लस एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस वाटर। इस सॉल्ट का नाम लेड क्लोराइड है। ठीक है, सॉल्ट का नाम लेड क्लोराइड है। लेड टू क्लोराइड कहते हैं बाय द वे इसको। ये टू का क्या मतलब है, ये इंशाल्लाह रिडॉक्स वाले चैप्टर में आप लोगों को समझ आ जाएगा। लास्ट वाली एग्जांपल देखें, ये लेड ऑक्साइड की एग्जांपल है। लेड ऑक्साइड प्लस NaOH और वाटर का आप ऐड करें एंड यू आर फॉर्मिंग सोडियम प्लम्बेट। तो अगेन ये आपको बस एज इट इज याद करनी पड़ेगी। ये बहुत रेयर आती है, लेकिन बेटा हर साल मुझे फीलिंग आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में आ ही जाए। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई बच्चों को हर साल ये कह रहा होता हूँ कि बेटा इसको याद कर ही लें तो बेहतर है। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इनको देख लें, यहाँ पे आपके पास यही ऑक्साइड है आपका। और मुझे क्या बताऊं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बस यही एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा वो ना कुछ दे भी नहीं सकते। ऑक्साइड प्लस अल्कली फॉर्मिंग, यहाँ पे ऑफकोर्स आपने वाटर भी लिया हुआ है, और आपके पास ना पूरा ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब कि आसान अल्फाज में आप कह सकते हो कि एक सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, बेसिकली सॉल्ट तो नहीं कहते इसको, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बट ना वो कॉम्प्लेक्स का क्या सेटअप होता है, अगेन वो फॉर द टाइम बिंग रहने दें, इंशाल्लाह आगे आगे के लेवल्स में देखेंगे। बट ये है कि बस आप इसको थोड़ा सा यहाँ देख लें। राइट, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, कुछ वो था। दिस वाज द पार्ट ऑफ ऑक्साइड। ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कुछ एग्जांपल्स थी। ये 6 इक्वेशंस हैं, 6 की 6 इक्वेशंस को एक दफ़ा लिख लीजिएगा, प्रॉपर्ली समझ लीजिएगा। कोई पार्ट समझ ना आए तो मुझे बताइएगा एंड फिर आगे देखेंगे। ठीक है गाइस, गॉट इट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको क्लियर है? आगे चलूँ, यस और नो? Yes, sir, clear. ओके, अच्छा जी, अब हम जल्दी से आते हैं हमारे पास। दिस इज दी न्यूट्रल ऑक्साइड वाला पार्ट। ये तो बस बेसिक एक बात है, और अल्लाह अल्लाह खैर सला ये पूरा चंक हमारा कंप्लीट हो गया है। न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ, वी से दैट दे आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद pH 7। ये कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं और इनका pH 7 होता है, एंड दे शो नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि ना ही इनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, ना ही एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब कि ना ये काफ़ी आपके पास न्यूट्रल किस्म की हैं, मतलब ये है ही न्यूट्रल, इनका नाम ही न्यूट्रल हमने रख दिया कि ना ही ये एसिडिक है बेटा, ना ही ये बेसिक है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे कि आपके पास H2O। तो ये सारी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। मतलब कि ना ही इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज है, ना ही इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी, तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। मुझे बताओ, न्यूट्रल ऑक्साइड तो बहुत बेसिक है, ये भी सबको क्लियर है? आगे चलूँ, यस और नो? गॉट इट गाइस? सबको क्लियर है बेटा, यस और नो? जी सर क्लियर है। जी, sir. ओके जी, ओके ओके, ये हटाएं ज़रा। अच्छा देखें, ये ना बस ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है। एक मुझसे स्टूडेंट ने कहा था कि सर, मैंने उसको कहा था कि बेटा पता नहीं मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म करो, तो ही वाज लाइक कि सर आई कुडंट फाइंड ब्रोमाइड इन प्योरिट टेबल। सो आई वाज लाइक कि ब्रो यू कैन फाइंड ब्रोमीन इन प्योरिट टेबल। तो अगेन अगर आपको जैसे जैसे मैंने दिखाऊँ ना, अगर मैंने इसको इरेज नहीं करता, आप देखें देखें। ये मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर
आई कैन नॉट फाइंड मैंने कहा था कि बेटा मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखना है, नहीं, ही वाज लाइक सर आई कैन नॉट फाइंड ब्रोमाइड इन पीरियोडिक टेबल। तो वो बात बिल्कुल सही कह रहा था। उसको बेचारे को ना ब्रोमीन मिला पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। तो जरा मेरी बात समझे, जब मैं एग्जाम में आपसे बोलेगा ना कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म करना है, तो वो बेटा आपके पास ना, आप ब्रोमीन के आयोनिक फॉर्म की बात करो। ब्रोमीन बेसिकली एटॉमिक फॉर्म में होता है, ब्रोमाइड मतलब आयोनिक फॉर्म। तो अगेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड को इस तरह फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम ग्रुप 2 के अंदर Mg2+, ब्रोमीन ग्रुप 7 के अंदर 1 ठक ठक, ये 1 नीचे ये 2 नीचे, अला अला खैसला, मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपके पास प्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये ब्रोमीन ब्रोमाइड वाला केस। और आई होप ये बात सबको ऑलरेडी पता ही है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी देखें, यह मैंने थोड़ा सा जो है ना बात लिखी हुई है कि देखें, ये सारे आपके पास जो पर्पल वाले हैं, ये सारे आपके पास क्या है, मेटल्स है बेटा। एंड दे विल ऑलवेज टेंड टू लूज आइंस, मतलब कि ये हमेशा कैटाइंस फॉर्म करेंगे। और जो ये वाले हैं ना, ब्लू वाले, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, दे विल ऑलवेज टेंड टू गेन आइंस, देयरफॉर ये एनाइंस फॉर्म करेंगे। और आपके पास जो ये वाले हैं, ये मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, मेटेलॉइड्स बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि जिनके अंदर बहुत मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज है। मतलब बेटा ये जो पिंक वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, इनके अंदर थोड़ी सी मेटालिक प्रॉपर्टीज है और थोड़ी सी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज है। मतलब कि ये कॉम्बिनेशन है, ना ही प्योर मेटालिक है ना ही प्योर नॉन मेटालिक है। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। मुझे बताएं सब बच्चों को बात समझ आ रही है? यस और नो? क्लियर है गाइस? आगे चलूं, लास्ट लास्ट चंक है। Clear, ऑलराइट sir. गाइस, आगे चलें। ओके ओके ओके। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी कुछ बात डिस्कस करनी है, जल्दी से उस पर आते हैं। अगर हम ना एसिड बेसिस ऑक्साइड वाले चैप्टर की समरी करें ना, तो आपने सबसे पहले जो है ना बेसिकली एसिड्स के बारे में पढ़ा, कि एसिड्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उनके ये आप लोगों ने 4 रिएक्शन पढ़े, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस एल्कली, सॉल्ट प्लस वाटर, एंड एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट फॉर्मिंग सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगेन ये आपने 4 रिएक्शंस पढ़े हैं फॉर एसिड्स। बेस के अंदर हमने क्या पढ़ा, पहले उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एल्कली का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और फिर रिएक्शन पढ़ा, बेस विद एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस वाटर, एल्कली प्लस अमोनियम सॉल्ट फॉर्मिंग सॉल्ट वाटर प्लस अमोनिया गैस, और फिर लास्ट में हमने जो है ना ये वाली बात पढ़ी कि एल्कली ऑफ मेटल ए विल मतलब कि अगर आप एल्कली ऑफ मेटल ए का रिएक्शन कराएंगे विद सॉल्ट ऑफ मेटल बी, सो यू गोना फॉर्म एल्कली ऑफ मेटल बी एंड सॉल्ट ऑफ मेटल ए। तो अगेन ये भी आपने एक रिएक्शन पढ़ा है अभी मेरे साथ, ये तो आपने आज ही पढ़ा है। ठीक है, और बाकी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यूनिवर्सल इंडिकेटर का और टाइट्रेशन बेस्ड इंडिकेटर्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। अभी यहाँ पास ना ये लास्ट लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा इसको जल्दी से करते हैं। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी वेरी अटेंटिव। मैं बल्कि 1 मिनट का आप लोगों को गैप दे रहा हूँ। अच्छा जी, सो बेसिकली हम लोगों ने टेस्ट ऑफ गैसेज याद करने हैं। देखो बेटा हमारे सिलेबस में 7 गैसेज हैं। कितनी गैसेज हैं? 7 गैसेज हमारे सिलेबस में बेटा। हमारे पास 7 गैसेज एग्जामिनर ने हमें दी हैं। बच्चे मुझे कहते हैं जब मैं ये गैसेज के टेस्ट याद करा रहा हूँ कि सर सर हमें तो पेपर 4 या IDCSE वाले बच्चों का जो पेपर 6 है उसके अंदर तो ये गैसेज मिलेंगी, तो हम सर इसको याद क्यों करें? तो बेटा एक पेपर में मिलेंगी, बाकी दोनों पेपर में क्या करोगे? तो इसलिए आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेज, मतलब कि ये सारे गैसेज जो है ना 7 की 7 गैसेज, इनके टेस्ट याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बेटा? याद करने पड़ेंगे, फर्ज वाजिब है। जल्दी से देखें, हमारे पास ये 7 गैसेज को मैंने 3 चंक्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला चंक है आपके पास H2 और O2, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और बाकी 3 है अमोनिया, HCl और Cl2। बेसिकली मैंने इन 7 के 7 गैसेस को इनके टेस्ट के बेस पे डिवाइड करा हुआ है। देखो बेटा इन दोनों गैसेस का जो टेस्ट होता है ना वो स्प्लिंटर बेस्ड टेस्ट होता है। स्प्लिंटर बेटा इस तरीके का होता है, लैब में आप इसके ऊपर लाइट समझो, ये काइंड ऑफ ना लाइटर टाइप का है, या आप कह लो कैंडल टाइप का होता है, लेकिन इसके अंदर ना लिक्विड होता है। आप इसको लाइटर से इग्नाइट करते हो तो ये जलना शुरू हो जाता है, राइट? ठीक है जी। तो ये स्प्लिंटर होता है। इन 2 गैसेस का टेस्ट बेटा स्प्लिंटर बेस्ड है, इन दोनों गैसेस का टेस्ट बेटा सॉल्यूशन बेस्ड है, इन 3 गैसेस का टेस्ट बेटा आपके पास लिटमस पेपर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है जी। किस तरह, कौन सा टेस्ट है? लिटमस पेपर बेस्ड टेस्ट है। अब सबसे पहले मेरी बात सुनिए, आपके पास H2 और O2 की अगर मैं बात करता हूँ तो उनका टेस्ट है स्प्लिंटर बेस। अब स्प्लिंटर बेस में क्या है कि एक है आपके पास लाइटेड स्प्लिंट और एक आपके पास है ग्लोइंग स्प्लिंट। ठीक है, H2 का जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है? लाइटेड स्प्लिंट वाला। और O2 का आपके पास क्या है? ग्लोइंग स्प्लिंट। लाइटेड स्प्लिंट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा स्प्लिंट है जो कि आपके पास जल रहा है, जिसमें आग जल रही है। अब होगा क्या बेटा, अगर लेट से आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, मैं आपसे कह रहा हूँ इसके अंदर H2 गैस है, आप इस टेस्ट ट्यूब के सामने जैसे ही हाइड्रोजन गैस को ले आओगे ना, तो क्या होगा? इट विल बर्न विद मतलब कि जैसे ही समझो समझो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस थी, आप इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे बेटा किसको ले आए? स्प्लिंटर को ले आए।
तो जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब के फेस पे इस स्प्लिंटर को ले आएंगे तो क्या होगा, ये लाइटेड स्प्लिंट को जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब के से एक्सपोज करेंगे, मतलब कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस से एक्सपोज करेंगे, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। मतलब कि हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है वो कौन सा है, स्प्लिंटर बेस्ड टेस्ट है सर। और कौन सा स्प्लिंटर है, लाइटेड स्प्लिंटर है। कौन सा स्प्लिंटर है बेटा, लाइटेड स्प्लिंटर है। टेस्ट क्या है कि इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। इसको लिखना किस तरह है वो बात मैंने नीचे लिखी हुई है, उसकी टेंशन नहीं लें, अभी बस याद कर ले मेरे साथ कि हाइड्रोजन का जो टेस्ट है वो स्प्लिंटर बेस्ड टेस्ट है एंड इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। फिर अगर मैं बात करता हूँ O2 का, तो O2 का टेस्ट है सर ग्लोइंग स्प्लिंट, मतलब कि ना ये ग्लोइंग स्प्लिंटर वाला टेस्ट है। अब ये ग्लोइंग स्प्लिंटर वाला टेस्ट मतलब क्या है कि देखो, आपने एक स्प्लिंटर को पकड़ा, उसको जलाया, मतलब उसको आपने लाइटर से आग लगाई और फिर उसको बुझा दिया। ठीक है, तो अब ये आपके पास ना बेसिकली एक ऐसा स्प्लिंट है जिसके ऊपर आग नहीं चल रही। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये टेस्ट ट्यूब थी बेटा, इसके अंदर O2 गैस थी। आप इसके सामने अगर एक ग्लोइंग स्प्लिंट को रखेंगे, ये ग्लोइंग स्प्लिंट इस तरीके का आपके पास बन के आ गया, इसमें से अब आग नहीं निकली, बस धुआं निकल रहा है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसके सामने ग्लोइंग स्प्लिंट को रखेंगे, ये रीलाइट हो जाएगा, मतलब कि दोबारा से माचिस आग पकड़ लेगा। अब अक्सर इसका जो है ना टेस्ट इस तरीके से होता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ऑक्सीजन है ना, आप एक माचिस की तीली को जलाओ, उसको बुझाओ, और उस माचिस की तीली को दोबारा से, उस मैच स्टिक को दोबारा से उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर दो, तो वो रीलाइट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, रीलाइट हो जाती है। तो ऑक्सीजन का जो टेस्ट है वो ग्लोइंग स्प्लिंटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें क्या होगा कि इट विल रीलाइट, मतलब कि आपका जो स्प्लिंट है वो क्या हो जाएगा, रीलाइट हो जाएगा, दोबारा से जल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास बेसिकली टेस्ट है स्प्लिंटर बेस्ड टेस्ट, एक ऑक्सीजन का था, एक हाइड्रोजन का था। ऑक्सीजन वाला ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट है, इट विल रीलाइट अ ग्लोइंग स्प्लिंट। इतनी सी बात है कि एक ऐसा स्प्लिंट जो कि पहले ग्लो हुआ था उसको हम रीलाइट कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उसका टेस्ट होता है लाइटेड स्प्लिंट। उसमें क्या होगा कि इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। वो बेसिकली क्या होगा, एक पॉप साउंड में बर्न होना शुरू हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप ग्लोइंग स्प्लिंट उसके सामने लेके जाएंगे तो आपको एक पॉप साउंड आएगा। ठीक है जी, तो दिस वाज द टेस्ट ऑफ H2 एंड O2। पहले अब मुझे सब बच्चे बताएं, सबको ये बात क्लियर है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? गाइस गॉट इट, आगे चलो। जी सर। Yes, sir. बाकी जी सबको भी सर। क्लियर है, जल्दी जल्दी जी रिस्पॉन्ड सर। करेंगे। Yes, sir. जी सर। बोथ हमजा और रुमैसा और इनाया, बेटा आप लोग को भी क्लियर है? जी Yes, सर। sir. जी इनाया गॉट इट? ये मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा तो प्लीज बी विद मी, ओके। अब दूसरी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की। इनका टेस्ट होता है सॉल्यूशन बेस्ड। कौन सा टेस्ट होता है बेटा, सॉल्यूशन बेस्ड होता है। अब इसमें क्या होगा सेटअप, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप ना बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट होता है वो लाइम वाटर टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि लाइम वाटर आपके पास मिल्की हो जाएगा, मतलब कि लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे ना, मैं बताता हूँ, जस्ट वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ जी, अब इसका जो सॉल्यूशन बेस्ड टेस्ट है ना, उसका सेटअप किस तरीके का है कि जस्ट वन सेकेंड यार, ये क्या मसला हो गया, वन सेकेंड। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आपके पास बेसिकली सॉल्यूशन बेस्ड टेस्ट है, जैसे कि आपके पास यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का था, एज आई सेड कि लेट्स से आपके पास एक ये पूरा ना समझो बीकर था, यहाँ पे ना आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है ना। आप क्या करोगे, इसको एक ट्यूब से कनेक्ट करोगे बेटा, और वो ट्यूब जाएगी अंदर लाइम वाटर के अंदर। यहाँ पे बेटा आपके पास लाइम वाटर था, ये ट्यूब क्या चली गई, लाइम वाटर के अंदर चली गई। अब क्या होगा कि जैसे अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी, ये ट्रैवल होते 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 इधर आएगी, तो आपको नजर आएगा कि आपका ये जो लाइम वाटर था ना वो मिल्की हो जाएगा, उसके अंदर आपको हल्का हल्का प्रेसिपिटेट नजर आना शुरू हो जाएगा, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। इसका जो टेस्ट है वो सॉल्यूशन बेस्ड टेस्ट है, लाइम वाटर का टेस्ट है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपोज करोगे विद लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या हो जाएगा बेटा, मिल्की सा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ना बेटा आपके पास, इसका टेस्ट क्या होता है कि आप इसको जो है ना यही पूरा सेटअप करोगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला, बट आप ना वहां पे लाइम वाटर की जगह ले लोगे KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये KMnO4 या K2Cr2O7, ये बेटा आपके सिलेबस के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जब रिडॉक्स वाला चैप्टर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। इस केस में क्या होगा कि आप लोग जब सल्फर डाइऑक्साइड को KMnO4 के अंदर या K2Cr2O7 के अंदर एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, आपके पास कलर चेंज आएगा। अगर KMnO4 होगा बेटा तो कलर चेंज आएगा फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, और अगर K2Cr2O7 आएगा तो कलर चेंज आएगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है जी, तो ये आपके पास टेस्ट है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का। दोबारा सुन लें,
कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों सॉल्यूशन बेस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा कि अगर आप इसको एक्सपोज करोगे विद KMnO4 यू विल हैव द कलर चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। और अगर K2Cr2O7 होगा तो कलर चेंज विल हैपन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है जी बेटा, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो गाइस, क्लियर है? गॉट इट? आगे चलो। जी जी सर। गॉट सर। इट गाइस? यस सर। यस सर। देख लें जल्दी से। आई होप बाकी सब बच्चों को क्लियर है। ओके जी, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। फिर हम आ रहे हैं बेसिकली इनके ऊपर। ये बेसिकली आपके पास अमोनिया है, HCl है और क्लोरीन गैस है। देखो बेटा, ये जो तीन गैसेज है ना, इनका टेस्ट होता है डैम्प लिटमस पेपर या फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर वाला टेस्ट। ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होगा, डैम्प लिटमस पेपर वाला होगा या फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर वाला होगा। अब इन केस में क्या होगा कि देखो बेटा, आपके पास अमोनिया जो है ना, मेरी बात समझिएगा, इसको हम कहते हैं NH3, ये है अमोनिया, आप लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। अमोनिया बेसिक इन नेचर है, तो ये आपके पास डैम्प या मॉइस्ट लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। क्या कर देगा, डैम्प या फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। हाउएवर अगर HCl और क्लोरीन की बात अगर आप करते हैं ना, तो क्योंकि ये दोनों बेटा एसिडिक गैसेज हैं, तो ये दोनों मॉइस्ट लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। HCl भी रेड कर देगा और क्लोरीन भी रेड कर देगा। हाउएवर क्लोरीन क्योंकि एक एसिडिक गैस है, लेकिन उसके साथ साथ एक ब्लीचिंग एजेंट भी है, तो वो उसको बेसिकली रेड भी कर देगा और उसके बाद उसके कलर को ब्लीच भी कर देगा। मतलब कि जो आपके पास मॉइस्ट लिटमस पेपर होगा ना, वो पहले जो है ना क्या होगा, रेड होगा, और रेड के बाद वो फेड ही हो जाएगा, मतलब उसका कलर ही ब्लीच हो जाएगा। सो इट विल टर्न रेड एंड ब्लीचेस इट अवे, मतलब कि कलर आपके पास, मतलब कि जो लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, वो बेसिकली बिल्कुल कलरलेस ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास पूरे आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस का सीन है। ये आपके पास H2 और O2 का आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया और ये इनका आ गया। जो लास्ट वाला केस है इसमें मैंने आपको बताया कि ये मॉइस्ट लिटमस पेपर मतलब कि डैम्प लिटमस पेपर वाला टेस्ट था। अमोनिया गैस क्योंकि बेसिक है, तो बेटा ये उसको मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी, और ये दोनों बेटे बेसिकली क्या करेंगे बेटा, मॉइस्ट लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। वेर एज जो ये क्लोरीन गैस है ना, ये क्या करेगी, रेड करने के बाद उसको ब्लीच भी कर देगी। वाई सर, बिकॉज क्लोरीन इज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है जी, मुझे बताएं सब बच्चों को ये बात क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? जो ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला केस है ना, इसका मैं अगर आपके पास अपैरेटस भी बनाऊं ना, इसमें होता क्या है कि लेट्स से ये आपके पास बीकर है बेटा, और यहाँ आपके पास जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड वाले केस में क्या होगा, ये आपके पास बीकर है बेटा, और ना आपने क्या करा, इसको एक टेस्ट ट्यूब में पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही थी, राइट? यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यू ट्रैवल कर रही है, यू ट्रैवल करके इधर आएगी। अब यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे आपको या तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आप यहाँ पे या तो KMnO4 ले लो। अगर बेटा आपने KMnO4 लिया होगा ना, तो आपके पास कलर चेंज आएगा फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। और बेटा अगर आपने यहाँ पे K2Cr2O7 लिया होगा, K2Cr2O7, तो आपके पास कलर चेंज आएगा फ्रॉम, सर इन सॉल्यूशन का नाम क्या है? ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग KMnO4। एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग अच्छा, एजेंट है। ठीक है। ऑरेंज टू ग्रीन, ये दोनों क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर पर्पल टू कलर हो गया, हमने बोला हाँ सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी, और अगर ऑरेंज टू ग्रीन भी हो गया तब भी हमने क्या बोला कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है जी बेटा, मुझे बताया सब बच्चों को क्लियर है ये सारे टेस्ट? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? गॉट इट गाइस? आगे चले, गॉट इट गाइस? आगे चले, आगे चले। यस सर। अब इन्हीं के अगर यही टेस्ट आपके पास एग्जाम में लिखने को आते हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन का टेस्ट ग्लोइंग स्प्रिंट टेस्ट होता है, इट रीलाइटेंस द ग्लोइंग स्प्रिंट, मतलब कि ऑक्सीजन क्या करेगा, वो ग्लोइंग स्प्रिंट को रीलाइट कर देगा। हाइड्रोजन का लाइटेड स्प्लिंटर टेस्ट होता है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड विद लाइट स्प्रिंट, मतलब कि जो लाइट स्प्रिंट है बेटा, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। आपके पास क्या होगा, आपको एक पॉप साउंड नजर आएगा, मतलब पॉप साउंड सुनने को मिलेगा, आई मीन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लाइम वाटर टेस्ट है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, मतलब कि लाइम वाटर आपके पास कैल्शियम
ऑक्साइड होता है, लाइम वाटर, दिस इज योर लाइम वाटर। लाइम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड से बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास ना एक प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आपको एक ना वहाँ पे व्हाइट व्हाइट सा सॉल्यूशन या व्हाइट व्हाइट सा सॉलिड नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपका लाइम वाटर क्या हो गया बेटा, मिल्की हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड का जो टेस्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ड टेस्ट है, KMnO4 या K2Cr2O7। द कलर चेंज ऑफ KMnO4 विल चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, और K2Cr2O7 का ऑरेंज टू ग्रीन। ये बात मैं ऊपर ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। और लास्ट में HCl का, अमोनिया का या क्लोरीन का क्या है, लिटमस पेपर टेस्ट है। इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, ये OBR का मतलब ऑब्जर्वेशन है। इट विल टर्न डैम लिटमस पेपर रेड, इट विल ऑल्सो टर्न डैम लिटमस पेपर रेड, बट उसको फिर ब्लीच कर देगा। और अमोनिया गैस क्या करेगी, इट विल टर्न डैम लिटमस पेपर ब्लू, वो क्या करेगा बेटा, आपके पास डैम लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। तो दिस इज हाउ यू गोना राइट दिस होल केस। ठीक है जी, सबको क्लियर है बेटा, आई होप सबको क्लियर होगी बात। एंड या सो दैट इज इट फॉर टुडे। सर ये हम लिखेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास ना, देखो मैंने यहाँ पे तो हमने ना इन टेस्ट को याद करा है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है ना कि भाई ऑक्सीजन गैस का टेस्ट बताएं, तो पहले तो आपको टेस्ट की नेचर बतानी है कि ग्लोइंग स्प्लिंटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आप ऑब्जर्वेशन बताएंगे कि होगा क्या वहाँ पे, मतलब आपको कैसे कंफर्म होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। इसी तरह सबके टेस्ट की टाइप बतानी है, फिर उनकी ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी होगी। तो दिस इज हाउ यू गोना लर्न दिस ऑल, मतलब आपको याद इस तरह से ही करना है और एग्जाम में इस तरीके से ही लिखना है कि टेस्ट क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या होगी। ठीक है जी, ओके सर, ओके। ओके जी। किसी को कुछ पूछना है?